अप्रोच के जो बिल्कुल अपोजिट दूसरी अप्रोच है दैट इज NOI। NOI से बनता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, NI अप्रोच से बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इसको हम इरेलेवेंस थ्योरी भी बोल सकते हैं। इरेलेवेंस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की इरेलेवेंस थ्योरी मतलब वो थ्योरी जो ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने से, यानी कि कह लीजिए डेट और इक्विटी में चेंज करने से आपके फर्म के मार्केट वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप सरप्राइज होंगे कि ये भी जो थ्योरी है गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट। जो अप्रोच फर्स्ट इसने दी नेट इनकम अप्रोच कि जैसे जैसे डेट यूज करोगे हमेशा आपको फायदा मिलेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी और 100% डेट पर आपको मतलब कह लीजिए कि ऑप्टिमम पर पहुंच जाएंगे, यानी कि फर्म की मार्केट वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, सॉरी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसने अपनी बात बिल्कुल चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ जो क्या नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, यहाँ डेविड ड्यूरेंट ये कहते हैं कि फर्म की मार्केट वैल्यू पर आपकी जो कह लीजिए कि कॉस्ट फर्म की मार्केट वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे फर्म 100% डेट यूज करे, चाहे बिल्कुल डेट यूज ना करे, चाहे 50-50 करे, इससे फर्म के मार्केट वैल्यू पर कोई असर नहीं होता। अब उसके पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया है वो लॉजिक जरा ध्यान से सुन लीजिए। ये कहते हैं कि भाई देखो डेट और दूसरा है इक्विटी, ठीक है, और इनकी जो कंडीशन है कि टैक्स नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो टैक्स है ये एक तरह से जो इरेलेवेंस थ्योरी है ना, उनके लिए तो ऑक्सीजन की तरह है, वो जीवित ही तब तक रहेगी जब तक नो टैक्स वाली एजम्पशन जिंदा रहेगी। जहां टैक्स नहीं हुआ, टैक्स आते ही तो फिर अप्रोच फेल हो जाएगी, ये वाली अप्रोच भी और NMM अप्रोच भी फेल हो जाएगी बिल्कुल। जबकि वो जो बाकी दोनों अप्रोच है वो टैक्स की प्रेजेंस में भी लागू होती है, कारण उसका भी बताएंगे, समझेंगे उसको भी। और ठीक है, तो टैक्स अगर नहीं हो तो ये इसकी मस्ट कंडीशन है, क्योंकि इसके बिना जैसे ही मैं नो टैक्स वाली कंडीशन पर काटा लगाता हूँ वैसे ही इस पूरी एजम्पशन, इस जो पूरा जो स्ट्रक्चर है सारे पर काटा लग जाएगा, पूरी ये स्ट्रक्चर एक तरह से गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नो टैक्स वाली कंडीशन पर काम करती है। तो कहते हैं अगर टैक्स नहीं है तो भाई ये इक्विटी डेट से महंगी होती है। नेट इनकम अप्रोच में भी इसने ये कहा इक्विटी डेट से महंगी होती है, ठीक है। आप डेट यूज कितना कर रहे हैं, अगर आप मान लो 10% डेट यूज कर रहे हैं, B/B का मतलब मार्केट वैल्यू में डेट का प्रोपोर्शन कितना है, तो मान लो आप 30% डेट यूज कर रहे हो तो ये डेट है 10%, डेट की कॉस्ट 10% है, इक्विटी पर 15% है। अच्छा, अगर आप डेट 50% कर दोगे तो कहता है डेट तो उसी रेट पर मिल जाएगा। नेट इनकम अप्रोच में कहता था इक्विटी भी उसी रेट पर मिलता रहेगा, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा, ठीक है। और अगर आप 80% डेट यूज करो तो नेट इनकम अप्रोच में तो इन्होंने ये कहा कि ये फिर भी 15% की रेट पर ही उपलब्ध रहेगा और इसी से इसका फायदा हो रहा था। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में इसने क्या कहा कि डेट यूज करने से इक्विटी वालों को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इक्विटी होल्डर्स का जोखिम बढ़ जाएगा, और क्योंकि उनका जोखिम बढ़ जाएगा इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो 15 की बजाय 18% की एक्सपेक्टेशन करे, यहाँ हो सकता है वो 18 की बजाय भी और 20, 22, 23% की एक्सपेक्टेशन करे, 20% की एक्सपेक्टेशन करे। और उससे होगा क्या, ये जो सस्ती कैपिटल यूज करने का जो फायदा मिल रहा था, इसका जो एडवांटेज मिल रहा था,
वो एडवांटेज ये इक्विटी की लागत बढ़ने से बराबर हो जाएगा। जो फायदा डेट यूज करने से मिलता उतना ही नुकसान हो गया इक्विटी को की कॉस्ट बढ़ने के कारण। इसलिए बात जहां की तहां रहेगी, ना फर्म की वैल्यू बढ़ेगी ना घटेगी। ये इसका सार है। और इसी कारण ये कहते हैं कि कोई भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम नहीं हो सकता। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई अलग से चीज नहीं। जरा देखो दोनों में, दोनों की बात का जो कंपैरिजन है, एनओआई और एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच में क्या कहा गया, यहाँ वाई ओ एक्स कल हमने समझा था इसको, ठीक है। यहाँ हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ले रहे हैं, के से डिनोट कर देता हूं। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल थी जो डेट से महंगी थी। ये कॉस्ट ऑफ डेट के आई, ठीक है। और यहाँ ओ एक्स एक्सिस पर हम ले रहे थे, इसको ओ डैश और एक्स डैश बोल देता हूँ। और यहाँ हम ले रहे थे ओ एक्स एक्सिस पर डेट का प्रोपोर्शन कितना है। तो यहाँ ओ डैश ओ पर आ रहा है कि फर्म की वैल्यू कितनी है रुपीज में। और हम ये देख रहे थे कि क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट रहती है, के ई और के आई चेंज नहीं होती, तो जैसे जैसे हम अधिक डेट यूज करेंगे फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती चली जाएगी, के ओ कम हो जाएगी और फर्म की मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जहाँ 100% डेट आप यूज कर रहे हो वहां ये ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं। एनओआई अप्रोच में आकर ये सुर बदल चुके हैं। एनओआई अप्रोच में आकर ये क्या कहते हैं, एनओआई अप्रोच का जो सार है वो ये कहता है कि देखो भैया, इक्विटी और डेट, ठीक है, इक्विटी महंगा होता है, डेट सस्ता होता है, यहां तक तो हम भी मानते हैं। इक्विटी को ये भी अभी भी सॉरी डेट को ये अभी भी कांस्टेंट मान रहे, कह रहे कि डेट तो चलो आपको उसी रेट पर मिलता रहेगा, 10% अगर ब्याज की दर है तो आपको 10% की रेट पर ही मिलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अधूरी बात है, वैसे डेट की कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन इन्होंने इसको कांस्टेंट मान लिया। इन्होंने क्या, डेविड ड्यूरेंट जो है वो यहाँ जो बात कह रहा है और यहाँ जो बात कह रहा है, लेकिन कहता है जब डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा ना तो फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो बढ़ जाएगी भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। और ये बढ़ने से होगा क्या कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब देखो यहाँ है जीरो डेट, ठीक है, ये आप यहाँ दिखाएंगे ना V बाय V, डेट का प्रोपोर्शन फर्म की वैल्यू में ओ एक्स। अब यहाँ डेट कितना है जरा बताओ, तो यहाँ डेट जीरो है, तो डेट जीरो है तो इसके पास क्या है, इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग तो है ही नहीं, तो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो इसके पास यहाँ इस लेवल पर सिर्फ इक्विटी है, तो सिर्फ इक्विटी है, तो जो इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी, मान लो 15%, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी भाई, वो भी 15%, और तो कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है। तो इस लेवल पर हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर होगी इस पॉइंट पर। इसके बाद ये नीचे जाना चाह रही थी, डाउन होना चाह रही थी, क्योंकि जब डेट यूज कर रहे हैं, सस्ता सोर्स यूज कर रहे हैं, तो डाउन जाना चाहिए, इसको यहाँ आना चाहिए, फिर आगे इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन ऊपर इक्विटी बढ़ गई और उतना ही बढ़ गई। देखो ये बड़ी एक मतलब तुक वाली सी बात लगती है, ये कहता है उतना ही, जितना फायदा हो रहा है ना उतना ही नुकसान हो जाता है, ठीक। चलिए, तो अब ये कहता है कि जितना बेनिफिट उतना ही लॉस, तो इस वजह से ये जो ना नीचे जा पाए ना ऊपर जा पाए, ये उतना ही वहीं पर रह गया उसी पॉइंट पर। फिर आगे डेट बढ़ाया और डेट बढ़ने से जो आपको बेनिफिट मिलता उतना ही ऊपर नुकसान हो गया। तो कुल मिलाकर ये लाइन आगे बढ़ ही नहीं पाई, ना ऊपर गई ना नीचे गई, और ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट ही रह गई। और उसके कारण जो फर्म की मार्केट वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हुई, फर्म की मार्केट वैल्यू है वो भी अनचेंज रहेगी, भी जो है वो अनचेंज रहेगी, ठीक है। ये बताती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, अगर अब मेरे से कोई कहे कि भाई इसका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढ दे जहां इसकी फर्म की मार्केट वैल्यू अधिकतम आ रही हो
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूनतम आ रही, तो मैंने कहा चलो भाई 10% डेट यूज कर लो या 20% डेट, जितना भी आ रहा है, तो वैल्यू कितनी है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी। अब मैंने कहा चलो 50% डेट यूज कर लो भाई, तब भी ये देखो ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, वैल्यू कितनी है। आप 70% डेट यूज कर लो, कॉस्ट भी उतनी है, वैल्यू भी उतनी है। इसका मतलब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये बताते हैं डेविड ड्यूरेंट इस अप्रोच में आकर, ठीक है। तो अब हम ये लिख सकते हैं, एज पर एनओआई अप्रोच मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि वी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग the proportion of debt and equity। डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को चेंज करने से फर्म की मार्केट वैल्यू और इसकी ओवरऑल कॉस्ट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अनचेंज रहती है। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच हमें सजेस्ट करती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज when the firm raise additional debt, जब फर्म अतिरिक्त डेट यूज करती है तो क्या होता है, वहां तो हमारी एजम्पशन थी एनआई अप्रोच में, रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर विल रिमेन अनचेंज, यानी कि इक्विटी वाले भी उतना ही चाहेंगे 15%, डेट वाले भी उतना चाहेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, व्हेन द फर्म रेज एडिशनल डेट द रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, सिर्फ इक्विटी वालों की बात करता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो चेंज, उनका रिस्क बढ़ जाएगा। सो KE विल इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी भाई। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ गई, फिर क्या होगा भाई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बढ़ने से जितना भी बेनिफिट होता डेट यूज करने का वो सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल नलिफाई all the advantage, ठीक है, all the advantages of using debt capital। सस्ती पूंजी यूज करने का जितना भी फायदा होता सब बराबर, जितना बढ़ा जितना घटा उतना ही बढ़ेगा, तो उस वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन में फिर लिख रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ भाई, ये अप्रोच जब तक सांस ले रही है, जब तक टैक्स नहीं है, टैक्स आते ही ये अप्रोच दम तोड़ देगा, क्योंकि टैक्स, अब मैं आपको उस बात का भी जवाब देता हूँ, एनआई अप्रोच क्यों काम करती है टैक्स की प्रेजेंस में भी, और एनओआई क्यों नहीं करती। एनआई कहती क्या थी, डेट का फायदा होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जो है उसको ये अनचेंज मान लेती है, तो डेट यूज करने से सस्ती पूंजी बढ़ी, फायदा हुआ, ठीक है। और ये कहते हैं डेट यूज करने से कॉस्ट कम होती है, वैल्यू बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, जरा पहले सिर्फ इसी पर फोकस कर लो, डेट यूज करने से कॉस्ट कम होती है, ठीक है। अब जब टैक्स होगा तो टैक्स बेनिफिट बल्कि और मिलेगा, तो कॉस्ट तो और कम होगी, यानी कि जो एनआई अप्रोच जो बात बोल रही थी, ठीक है, टैक्स की प्रेजेंस में,
टैक्स की एब्सेंस में, टैक्स की प्रेजेंस में भी वही बात रहेगी, यानी कि डेट यूज करने से अभी भी फायदा मिलेगा। तो एनआई अप्रोच टैक्स की प्रेजेंस में भी लागू होगी, टैक्स की एब्सेंस में भी लागू होगी। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की जब हम बात करेंगे तो टैक्स की एब्सेंस में तो चलो मान लिया भाई इतना बेनिफिट इतना लॉस, लेकिन जब टैक्स आएगा तो टैक्स आने पर तो कॉस्ट ऑफ डेट भाई और भी सस्ती हो जाएगी। तो उससे कह रहा था कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ी, ठीक है, उतना ही कॉस्ट मतलब जो जितना डेट का बेनिफिट था उतनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, लेकिन एडिशनल हमें बेनिफिट उसका भी तो मिलना लग जाएगा टैक्स का। और ये टैक्स का बेनिफिट, ठीक है, डेट बढ़ने पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नीचे की तरफ लेकर जाएगा, और नीचे की तरफ ले जाती है तो चेंज हो गई। इन्होंने तो क्या कहा था कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज नहीं होगी, वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ की नीचे जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो बढ़ने लग जाएगी। और जैसे ये हो गया, ये होते के साथ ही जो ये अप्रोच बोल रही थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस इररिलेवेंट है, वो इररिलेवेंट नहीं है। तो ये अप्रोच का, इसका अप्रोच का कह लीजिए थोड़ा बहुत खेल तब तक ही है जब तक टैक्स ना हो। टैक्स की प्रेजेंस में ये अपनी सुर बिल्कुल बदल गई। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है, इसका पैटर्न जरा किस तरह का रहेगा जरा वो देखिए। तो बिना टैक्स के काम करेगी, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा, इसमें हम देखो ऐसे काम किया करेंगे। सबसे पहले हम EBIT लिखा करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। और इसके लिए हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो फॉर्मूला जो मैं कल मना कर रहा था कि मैं तो यूज करना केवल टैक्स के जब तक टैक्स नहीं है तब तक लागू होगा वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे इसका, कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए EBIT को V से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि मैं दूसरी बात करूं कि V अगर निकालना हो तो EBIT को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि उससे कैपिटलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो EBIT डिवाइड करेंगे इसको KO से डिवाइड किया तो V आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म EBIT डिवाइडेड बाय KO। इस V में से हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, V मीन समझ रहे हो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ये मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यानी कि B को हम घटा देंगे। जब B घट जाएगा तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, यानी कि S। तो ऐसे तो करके हम निकाल लेंगे S, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास रहनी है, चेंज होनी नहीं है, वो वैसे भी हमारी प्री एजम्पशन है, हम मान ही रहे हैं इसमें कि इतना ही बेनिफिट होना, उतना ही लॉस होगा, उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब ये S आ गया, फिर उसके बाद हम एक बार फिर से लिखेंगे इसमें EBIT। क्यों लिखेंगे अभी बता रहा हूँ। EBIT में से अब हम लेस करेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट लेस करते ही क्या आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स तो यहाँ हो ही नहीं सकता, होते ही अप्रोच ही खत्म हो जाएगी। तो टैक्स नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, तो क्या आ गया, सीधा नेट इनकम। नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया। और अभी हमने पढ़ा था जब शुरू में, जब हम फर्स्ट लेक्चर जब हम समझ रहे थे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हम लोग यहाँ कैसे निकाला करते हैं, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। तो इस तरह से हम KE यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्योंकि ये कह क्या रही है, KE क्यों निकालना पड़ रहा है, KE में क्यों निकालने के लिए कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भैया ये तो चेंज नहीं होनी, ना ये चेंज होनी है, ठीक है। एक मिनट, ना ये चेंज होनी है, ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होनी है। चेंज इसमें होगा, और इसमें चेंज उतना होगा जिससे कि ये सेम बनी रहे। तो इसमें चेंज कितना होगा, नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी आएगी, वो हम इस तरह से, इस मेथड से निकाल, ठीक है। बाकी कुल मिलाकर ये तुकबंदी से ज्यादा लगती है देखा जाए तो, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिकल ये अप्रोच नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें जो है लॉजिक्स इसके पीछे अच्छे से नहीं दिए हैं कि हमें ना तो ये बात डाइजेस्ट होती है कि जब चेंज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों चेंज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट भी तो चेंज होना चाहिए। दूसरा, जब चलो रिस्क परसेप्शन बढ़ रहा है मान लिया, लेकिन रिस्क परसेप्शन बढ़ रहा है तो फिर वो इतना ही क्यों बढ़ रहा है कि जितना डेट से बेनिफिट उतना ही जो उससे जो है नुकसान होने को, तो ये भी हो सकता है कि मतलब भाई जो है मतलब उससे ज्यादा नुकसान हो जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बल्कि बढ़ जाए कम होने के बजाय।
लेकिन इन बातों का जवाब इसके पास नहीं है। ठीक है, थ्योरी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा बनते नहीं है इस अप्रोच के। ठीक है, फिर भी अगर आएंगे तो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे अगर क्वेश्चन आ जाए तो। देखिए इलस्ट्रेशन में ले रहा हूँ इसमें कि कोई कंपनी है, उसकी नेट ऑपरेटिंग, अच्छा पहचानोगे कैसे? ठीक है, ये वैसे तो मुझे बाद में बताना पड़ेगा, बार बार चारों अप्रोच तक बताते रहना पड़ेगा। तो भाई क्वेश्चन में अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों दे तो रखे ही होंगे। अब यूं कहे कि कॉस्ट ऑफ डेट भाई इस लेवल पर इतना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस लेवल पर इतनी है, और डेट लेने के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब बदल रही है, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट है, दोनों में से कोई सी भी नहीं बदल रही तो एनआई अप्रोच है। दोनों में से कॉस्ट ऑफ डेट तो नहीं बदल रही, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बदल रही है, तो ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। ठीक है, जब आगे दोनों ही बदलनी शुरू हो जाएगी तो ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच आगे करवाऊंगा इसको। ठीक है, ये वो है। तो फिलहाल इस इलस्ट्रेशन पे ध्यान दें, एक कंपनी है, उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT 2 लाख रुपया है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी 10% है। अब देखो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले ही दे दी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। 8% डेट है, 8% डेट कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, और अगर फर्म जो है 10 लाख रुपए तक अपना डेट बढ़ा लेती है तो क्या इम्पैक्ट होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर, और अगर 4 लाख रुपए करती है तो क्या इम्पैक्ट होगा, आइए एक बार जरा देखते हैं। ठीक है, इस चीज को हम फिर समझते हैं। तो भाई मैंने लिखा EBIT। ठीक है, EBIT कितना है भाई? EBIT है अपना 2 लाख रुपए का अभी एट प्रेजेंट में, दोनों नए लेवल पर भी हम करेंगे बात। लेस इंटरेस्ट, 6 लाख पर 8% कितना हो जाएगा? 48,000। तो ये नेट इनकम आ जाएगी 1,52,000। चलिए फिर से मैंने लिखा EBIT, EBIT है 2 लाख। EBIT को मैंने डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि 10% है, 0.10। तो भाई इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे मिल जाएगा V, जो भी हमने आपको फॉर्मूला बताया। तो 2 लाख को 0.10 से डिवाइड किया तो 20 लाख आ गया। B में से घटा दीजिए डेट, B कितने का है? अभी इनके पास 6 लाख रुपए का है। S कितना आ गया? S इक्विटी 14 लाख। और KE कितना आ गया? KE आ गया NI डिवाइड बाय S। तो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से 1,52,000 डिवाइड बाय S है 14 लाख। ठीक है, 1,52,000 डिवाइड बाय 14 लाख, ये आती है 10.857%। 10.857%। अब ध्यान से देखना, फिर हम एक निष्कर्ष को निकालेंगे। अब इन्होंने डेट को कर दिया है आगे 10 लाख। अगर ऐसा हो तो EBIT तो 2 लाख, EBIT में से इंटरेस्ट 10 लाख पर 10%, ये रेट तो सॉरी 10 लाख पर 8%, कॉस्ट ऑफ डेट तो कांस्टेंट रहेगी ना। 10 लाख पर 8% हो गया 80,000, 1,20,000 हो गया। फिर देखो EBIT फिर से लिख रहा हूं मैं, कितनी? 2 लाख, 0.10 से डिवाइड किया, मार्केट वैल्यू आ गई 20 लाख, इसमें से डेट घटा दिया मैंने 10 लाख का, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 10 लाख। तो KE कितना हो गया? KE हो गया नेट इनकम कितनी आ रही थी? 1,20,000 को डिवाइड कर दो 10 लाख से, गुना 100, 12%। यही ये बात बोल रहे थे
कि भाई अगर डेट यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ बढ़ जाएगी या घट जाएगी उसकी बात करते हैं। अच्छा, डेट कम यूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ डेट है सिर्फ 4 लाख, 2 लाख EBIT, 4 लाख पर 8%, 32,000 रुपये का इंटरेस्ट, 1,68,000, अगेन EBIT लिख रहा हूँ मैं 2 लाख, डिवाइड बाई 0.10, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 लाख, जो कि चेंज नहीं होती है। इसमें से मैंने B जो कि 4 लाख है वो बताया, तो ये S मार्केट वैल्यू है इक्विटी आ गई 16 लाख। अब जरा देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आती है भाई, 1,68,000 को 16 लाख से डिवाइड करो, 1,68,000 डिवाइड बाई 16 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर देना, ये आता है भाई 10.5%, ठीक है। और यहाँ कितना था, 10.857%। तो डेट कम करने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कम होगी। अब कितनी कम होगी, कितनी बढ़ गई, जरा देखो। ये कह रहे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये इतनी चेंज होगी, उस प्रोपोर्शन में चेंज होगी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहे। जरा देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही है, यहाँ तो दे ही रखी है, क्या निकाले, चलो फिर भी निकाल लेते हैं। B/V/KI S/V/KE, B कितना है यहाँ 6 लाख, वैल्यू कितनी थी 20 लाख, KI कितना था 8%, ठीक है। S/V, S इक्विटी कितनी थी 14 लाख, ठीक है। और V कितना 20 लाख, और ये भाई तुम्हारा KE कितना था यहाँ पर 0.10857, टाउन्स और इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ रही थी, तो मैंने किया भाई 6 लाख डिवाइड बाई 20 लाख मल्टीप्लाई 0.08, इसको मैंने डाला मेमोरी में, 14 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई किया 0.10857, ये फिर से M प्लस, ये आता है भाई देखो 0.09999 यानी कि 9.99%, यानी कि लगभग 10%। अच्छा, यहां जरा देखें, यहाँ डेट कितना है, डेट हो गया यहाँ 10 लाख का, 10 डिवाइड बाई 20 लाख, ये कॉस्ट कितनी है 0.08, प्लस इक्विटी कितने की है यहाँ 10 लाख की, डिवाइड बाई 20 लाख, और यहाँ वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी हो गई है भैया 12%, 0.12, तो ये आधा हो गया एक तरह से 0.04, प्लस ये भी आधा ही हो गया 0.06, लो जी हो गया 10%, 0.10 यानी कि 10%। तो अच्छा, अगले वाले को आप करना चाहो अगले वाले में कर लो, यहाँ पर उस केस में यहाँ 4 लाख हो जाएगा, यहाँ 16 लाख हो जाएगा, और यहाँ ये आ जाएगा 10.5%, 0.105। तो आप करके देखना, इन ईच सिचुएशन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आएगी 10%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि ईच एंड एवरी proportion of debt you will use, proportion of debt and equity you will use, the value market value from and overall cost of capital will remain unchanged subject to condition there is no tax। ये मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, टैक्स नहीं हो तो, टैक्स आते ही इनकी एकदम हवा निकल जाएगी, टैक्स आता ही आपको अगर मैं इसी में भी अगर मैं करके दिखाऊं तो आप देखेंगे दोनों में मार्केट वैल्यू जो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उस पर कभी फिर बात करेंगे, जो एक अप्रोच हम पहले और समझेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा टैक्सेशन एस्पेक्ट को भी बीच में लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, इससे आपका ये प्रैक्टिस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होगी अपनी, और नेट इनकम अप्रोच होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, और लास्ट में फिर लेंगे मोदी गिलानी